हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे स्टोरी राइटिंग। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर का आपके आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैम स्टोरी राइटिंग जो है ना, हम यहाँ पर क्या करें, मतलब किस तरीके से हमें पूरे में से पूरे मार्क्स जो है वो इसके अंदर मिल सकते हैं। अब बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी स्टोरीज जो है वो बना सकते हैं जो मतलब हम मतलब यहाँ पे पूरा आज़ादी होता है हमको अपना पूरा क्रिएटिविटी यूज़ करने का। और ये एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक डालने का रीज़न भी यही है कि बच्चे जो हैं वो अपनी इमेजिनेटिव पावर, अपनी क्रिएटिव पावर का जो है यूज़ कर सकें और कुछ बढ़िया जो है वो सामने ला सकें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर बात की जाती है। तो स्टोरी राइटिंग की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और उसी के बारे में हम जो है स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे कि कैसे हम एक स्टोरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अभी स्टोरी लिखनी है, आपने अगर मान लीजिए कोई भी मूवी देखा है ना, आपने कोई भी मूवी देखी है और आपको वो मूवी कब पसंद आती है, मतलब कि मुझे कोई भी मूवी कब पसंद आएगी, जब उस मूवी के अंदर पूरा थ्रिल होगा, उस मूवी के अंदर पूरा प्लॉट होगा, क्लाइमेक्स होगा, एडवेंचर होगा, ठीक है, या मैं बोलूँ एक्शन होगा, या मैं बोलूँ कि ड्रामा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत रोमांस होगा, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हम चाहते हैं जब भी हम कोई मूवी देखने चाहते हैं तो उसके अंदर हो, है ना। तो अब यहाँ पे ना इतना ज़्यादा, अब आपको ये बिल्कुल एकदम राइटर बनने के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एग्जाम के अंदर जब भी आपको लिखना है तो आपके पास एक सर्टेन वर्ड लिमिट होता है कि भाई 150 to 200 वर्ड्स के अंदर आपको अपना स्टोरी लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया लगेगी और ये बहुत इजी भी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम अपनी स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं, उसमें आपको सबसे पहले रीडर का माइंड जो है, स्टार्टिंग ही जैसे कहानी की हो जाती है, तभी अगर आप उसका अटेंशन ग्रैब कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो टीचर्स जब चेक करते हैं ना आपकी स्टोरी राइटिंग, तो वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ आपने कहानी लिख ली, वो ये देखेंगे कि आपने आखिरकार एक फॉर्मेट को फॉलो किया है या नहीं। क्या आपने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ऐसा फीलिंग रखा है जिससे रीडर्स का जो माइंड है या रीडर्स की जो अटेंशन है वो अटक जाए कि भाई हाँ मुझे तो अब तो पढ़नी है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे हम कोई भी ओटीटी पे देखते हैं कोई भी सीरीज वगैरह, तो एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड पर हम ऐसे स्किप करते, मतलब ऐसे जंप करते जाते हम रोक नहीं पाते, हम रात रात भर पूरा पूरा सीजन खत्म कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर हमारा दिमाग एकदम उसने पकड़ के रखा हुआ है ना, हमारा अटेंशन लगा के रखा हुआ है उसने। So the first paragraph should be catchy, which attracts the reader's interest with something usual and unexpected. अभी ना मैं आपको 4 PYQ करवाऊंगी आज की ही क्लास के अंदर, ठीक है, जो स्टोरी राइटिंग के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कैची विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स इंटरेस्ट। पहला पैराग्राफ कैची होना चाहिए जो रीडर का इंटरेस्ट जो है पकड़ ले, कि भाई रीडर को जैसी पहली या दूसरी लाइन पढ़ी ना, वैसे ही रीडर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है उस कहानी के अंदर आ गया कि अच्छा ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैंने अभी अभी एक कहानी देखी थी, स्टोलन मूवी देखी थी, तो स्टोलन मूवी, वो मूवी जैसे ही शुरू होती है ना, तभी आपका टेंशन, मतलब तभी विद इन 5 मिनट्स उसके अंदर एक बच्चा चोरी हो जाता है छोटा सा, कि एक माँ सो रही होती है अपने छोटे बच्चे को लेके एंड एक लड़का ट्रेन से उतरा होता है और तुरंत उसका बच्चा लेके कोई एक औरत गायब हो जाती है। तो वहां पर जिस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है ना, उसके बाद मन करता है कि भाई मैं बैक टू बैक देखता रहूं कि आखिरकार क्या होगा, बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कभी शक होता है उस औरत पे कि वो ही बच्चा चोर तो नहीं थी, वो किसी का बच्चा चुरा के लाई थी क्या। इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो आप पूरी मजबूर हो जाते हो आप पूरी कहानी देखने पे। तो इसको ऐसे ही, इस टॉपिक को ऐसे नहीं लिखना कि कुछ भी कहानी लिखनी है, नहीं, हम अपनी कहानी को ऐसा बनाएंगे कि सामने वाले को मजा आए, ठीक है। बेशक हमें बिल्कुल एक छोटी सी कहानी बनानी है। बहुत सी बार मैंने एक टीवी पर इसकी
शॉर्ट स्टोरीज आती है रॉयल स्टैग से, ठीक है, रॉयल स्टैग स्पॉन्सर करते हैं उनको, आई डोंट नो, बट उसकी कहानियां आती है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स की होती है। भाई क्या गजब की कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज है, कितनी गजब की स्टोरीज है। आप कभी देखोगे, आप यूट्यूब पर देखना, आपको मिल जाएंगी, बहुत ही बढ़िया। और एक तो चटनी से रिलेटेड कुछ है, हरी चटनी या पुदीना चटनी जैसी कुछ तो है भाई, क्या बढ़िया कहानी है वो, मजा आ जाता है। सो द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कैची विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स इंटरेस्ट। पहला पैराग्राफ कैची होना चाहिए, जो रीडर का इंटरेस्ट कैच कर ले, मतलब ग्रैब कर ले, विद समथिंग अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको कहानी के कुछ अनयूजुअल या कुछ अनएक्सपेक्टेड डालना होगा, तभी सामने वाले का इंटरेस्ट आपके अंदर बना रहेगा। आपके अंदर मतलब आपकी कहानी के अंदर वो इंटरेस्ट बना रहेगा। डोंट इंसर्ट टू मच ऑफ योर ओन फीलिंग्स बट टारगेट द रीडर एंड लेट देम थिंक। बहुत सी बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ ही बता दूं जल्दी, मतलब स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि क्या हुआ। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में मतलब मेरा वो नहीं देना है कि दी एंड हो जाएगी। भाई मैंने जो मेन मजा था कहानी का, ठीक है, अगर मैं शुरुआत में ही बता दूंगी, मैंने अगर स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया कि तुझे पता है लास्ट में ये कैरेक्टर मर जाएगा, तुम्हारी कहानी देखने का सारा मोटिव ही खत्म हो जाएगा। हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, स्पॉइलर मत दियो भाई, है ना। तो मतलब मैं शुरुआत ऐसे करूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन सस्पेंस धीरे धीरे हम बिल्ड करेंगे। तो द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कैची विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स इंटरेस्ट विद समथिंग अनयूजुअल, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड। डू नॉट इंसर्ट टू मच ऑफ योर ओन फीलिंग्स। अपनी खुद की फीलिंग्स को ज्यादा इंसर्ट ना करें उसमें, पर हमें टारगेट करना है रीडर के माइंड को, एंड लेट देम थिंक, ठीक है। नंबर 2, always introduce lively and multi-phase characters that remember to give them qualities according to your plot। एक जो कहानी होती है ना, वो फेमस होती है, या फिर सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये जितना भी बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये टॉलीवुड और बॉलीवुड चल रहा है, जितना भी सब कुछ चल रहा है, किस लिए चल रहा है? कोई एक इंसान बहुत सी बार एक ऐसी मूवी कर देता है जिसमें वो एक ऐसा रोल कर देता है जो लोगों के दिल में बस जाता है और फिर वो जिंदगी भर याद रहता है। जैसे प्यार का पंचनामा वाली मूवी है ना, उसके अंदर उसका वो एक जो कैरेक्टर था, वो कैसा, मतलब हमको आज तक याद है ना, उसका वो डायलॉग हमें आज तक याद है। अमिताभ बच्चन जी के सारे डायलॉग्स, उनके कैरेक्टर्स याद है, हमें मुन्ना भाई का कैरेक्टर याद है। हमें कैरेक्टर्स बहुत हमारे ऊपर असर डालते हैं। तेरे नाम में सलमान खान आए थे, उनके कैरेक्टर से लोग कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने खुद मना किया था, भाई इस कैरेक्टर को फॉलो मत करना। उनका हेयर स्टाइल, उनका पहनना ओढ़ना, चलना फिरना लोगों के दिल पर एक छाप छोड़ जाता है। तो हर एक स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको क्या करना है, उन कैरेक्टर्स को ही अच्छा बनाना है। मतलब हमेशा अपनी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स डाल रहे हो वो सोच समझकर डालो, ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर ना हो, हर एक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस हो, ये सोच के, क्योंकि मुझे मेरी कहानी बहुत छोटी सी बनानी है, इसलिए आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस टू मेनी कैरेक्टर्स, है ना। आई विल हैव 2 to 3 कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, और उन्हीं के अराउंड मुझे अपना स्टोरी जो है वो लिखना रहेगा, ठीक है। As a writer, you have to decide who is going to narrate the story, because the story is the one which has a narrator। अब आप राइटर हैं कहानी के, तो आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि भाई कहानी जो है वो कौन नरेट करेगा, ठीक है, बिकॉज द स्टोरी इज द वन विच हैज अ नरेटर। इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम अ नॉवल। ये बहुत ही, स्टोरी के अंदर एक नरेटर होता है, कहानी के अंदर एक नरेटर होता है जो कहानी सुनाता है, ये अलग होती है, नॉवल से अलग होती है ये, ठीक है। चलो, हाउ टू राइट अ स्टोरी स्टेप बाय स्टेप में 5th स्टेप आता है, इंक्लूड सम मीनिंगफुल डायलॉग्स। ये मजेदार है, आप आज तक देखोगे कि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें हर मूवी के डायलॉग्स जो है वो काफी याद रह जाते हैं, है ना। और खामोश या कुछ भी, यार इतने सारे एक्टर्स हैं, मुझे याद नहीं रहते इनके डायलॉग्स, बट हाँ लोगों को जो है इनके डायलॉग्स याद रह जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए अपने को भी अगर हम चाहें तो, अब इस चक्कर में ना आपको अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। आप सोचो कि मैं कोई बढ़िया सा डायलॉग लिख देता हूं या सोचता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप कुछ भी, अगर आपको याद आ रहा है कोई डायलॉग या ऐसी कोई चीज है, तो आप उसको फ्लो में ऐड कर सकते हो अपनी स्टोरी के। आफ्टर दैट, सेट अप द प्लॉट। इट इज हाउ यू सेट अप द सिचुएशन वेयर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी आर,
एंड व्हाट द कैरेक्टर्स डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कह रहे हैं कि हमें प्लॉट सेटअप करना है, ठीक है, कि क्या सिचुएशन था, मतलब क्या हुआ। जैसे लड़की घर में अकेली थी, इतने में ही दरवाजे पर एक खटखट होती है। मतलब आपको प्लॉट बनाना है कि रात का समय था, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, घर में कोई भी नहीं था, सन्नाटा था। इस तरीके की चीजें जो है आप क्या करते हैं, वहां पर ऐड करते हैं अपना टर्निंग पॉइंट्स, ताकि वहां पर आप बना सके। एंड व्हाट द कैरेक्टर्स डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ताकि आप बता सके कि जो कैरेक्टर्स है वो कहानी के एंड में क्या करते हैं, ठीक है। A plot is a series of events deliberately arranged so as to reveal their dramatic, thematic and emotional significance. Jane Barrowe उनके द्वारा कही गई ये लाइन है कि एक जो प्लॉट होता है ना, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, पहले एक इवेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो प्लॉट वो होता है, ठीक है। आप सिचुएशन को कैसे सेटअप कर रहे हो, सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे बता रहे हो, वो एक प्लॉट होता है, जहां पर जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कहानी के, एंड व्हाट द कैरेक्टर्स डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और कैसे एक कैरेक्टर क्या करता है कहानी के अंत में, ठीक है। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंस एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू जैनेट बॉरोवे। वो कहती हैं कि भाई तुम्हें ना हमेशा एक कहानी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट और टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से जब देखो कोई भी कहानी जो होती है ना, उसमें स्टार्टिंग में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, फिर एकदम से कोई प्रॉब्लम आती है, फिर एकदम से उस कहानी का एंड होता है, तो वो कभी कभी ट्रेजेडी में होता है, कभी हैप्पी एंडिंग होती है, कभी सैड होती है, इस तरीके की चीज होती है। जैसे आजकल आप देखोगे दुनिया पागल हो रखी है, मतलब मैंने इस तरीके का हाल देखा नहीं है कभी भी। सैयारा मूवी अगर आपने देखी हो, उसके पीछे मतलब थिएटर में जो निब्बा निब्बी है, जो मतलब मुझे लगता है कि कौन सी ही जेनरेशन है जो उस मूवी को देख के दिल फाड़ फाड़ के रो रही है, और मतलब आंसुओं के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं। आई थिंक उन्होंने वीर ज़ारा या तेरे नाम या रॉक स्टार जैसी मूवीज नहीं देखी हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक उन मूवीज वो मूवीज कभी भी वापस बन सकती है, आई डोंट थिंक सो। बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग इमोशनली रिलेट कर रहे हैं उस मूवी के साथ, है ना। तो बहुत टाइम बाद मुझे लगता है कि इस तरीके की शायद कोई मूवी आई है जिसको ये देख पा रहे हैं। इनफैक्ट आशिकी भी कितनी अच्छी मूवी थी। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द फंडामेंटल इवेंट ऑफ फिक्शन बिकॉज इन लिटरेचर ओनली ट्रबल इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि लिटरेचर के अंदर केवल जो एक ट्रबल होती है वही इंटरेस्टिंग होती है। तो आपको कहानी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम डालना जरूरी है, ठीक है। कहानी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से आपकी कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी। इट टेक्स द ट्रबल टू टर्न द ग्रेट थीम्स ऑफ लाइफ इनटू अ स्टोरी, बर्थ, लव, वर्क एंड डेथ, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एक क्लाइमेक्स बिल्ड करना होता है कि आप कैसे, अब इसमें ना आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरा बहुत कुछ लिख सकते हो। आपको 150 से 200 वर्ड्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ऐड करनी होती है, ठीक है। The main character understands what hasn't been seen before and realizes what must be done or finally decides to do it। क्या कह रहे हैं कि हम जब क्या कहते हैं, हम कोई एक क्लाइमेक्स अगर बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई क्लाइमेक्स बिल्ड करना है, so the main character understands what hasn't been seen before। मेन कैरेक्टर को पता है कि पहले क्या नहीं देखा गया है, एंड रियलाइजेज, और फिर वो रियलाइज करता है what must be done, क्या करना चाहिए, और फाइनली डिसाइड्स टू डू इट, और फिर वो डिसाइड करता है उसको करने का। यही होता है ना। तो आप भी यही करेंगे कि आपका जो मेन कैरेक्टर होगा ना, उसको समझ आएगा कि लोगों ने पहले क्या नहीं देखा है, मुझे क्या करना है, और फिर वो चीज कर देगा। तो उससे वो एक क्लाइमेक्स जो है वो बिल्ड हो जाता है। लास्ट में आता है कंक्लूजन, द सेंट्रल कैरेक्टर मे विन और मे लूज, कि भाई जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, या तो वो जीत जाएगा या वो हार जाएगा। एक्सपोजिंग द रियलिटी ऑफ सोसाइटीज रियलिटी, रियलिटी एक्सपोज करते हुए, या हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी की रियलिटी बताते हुए आप एक तरीके से अपना क्या कहते हैं इसको, स्टोरी को एंड कर सकते हो, कंक्लूजन जो है वो ला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और ये बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि हाँ भाई कुछ भी स्टोरी उठाकर लिख देना, तो उसके अंदर तो देखो कोई मजा आएगा नहीं, ठीक है, कि भाई हाँ पहले तुम ये लिख दो ये लिख दो। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कहानी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो यहां पर भी कहानी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है। स्टार्टिंग आप जब करोगे तो आप बिगिनिंग जो करोगे वो कैसी होनी चाहिए, आपकी बिगिनिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है।
कि राम जो है वो एक कश्मकश में था, या बहुत ज्यादा सन्नाटा था, अकेली सड़क थी और उस पर एक लड़की जो है वो चल रही थी। सो कह रहे हैं इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जैसे Adam was in a fix, या the day was departing, the breeze was messaging his face, या every morning I used to walk there but the day was different. स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी अलग करनी है, स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी सस्पेंस वाली रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने स्टार्टिंग करी, आपने सिचुएशन सी बता दी कि ऐसी कुछ टेंस सी सिचुएशन है, और फिर आपने कुछ डायलॉग्स ऐड किए जो आपके कैरेक्टर को रिवील करते हैं इन अ वेल वे, बट रिमेंबर टू कीप देम लिमिटेड, अदरवाइज द स्टोरी विल लुक लाइक अ वन एक्ट प्ले, ठीक है। तो लिमिटेड रखना है उसको, वरना वन एक्ट प्ले जैसी लगेगी वो। उसके बाद आता है प्लॉट। अब हमें क्या करना है, प्लॉट के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ हैपनिंग्स इन द बेस्ट ऑर्डर। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट हो जाता है। प्लॉट क्या हो जाता है बेटा, सीरीज ऑफ इवेंट हो जाता है। मेरी छोटी सी बेटी यहाँ पर घूम रही है गोल 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 और चीजें छेड़ रही है, और अब ये मुझे लगता है कि बीच में आ जाएगी और फिर नहीं नहीं बेटा नहीं ना। जाओ खेलो 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 खेलो, ठीक है। एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन, उसके बाद आ जाता है एंड ऑफ दी स्टोरी। उसके बाद आपकी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे यहाँ है, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स विद फॉलोइंग बिगिनिंग एंड गिविंग अ सूटेबल टाइटल टू इट, ठीक है। शुरुआत आपको दे दी गई है, अब आपको 150 से 200 वर्ड्स के अंदर एक कहानी लिखने को बोला जा रहा है। क्या कह रहे हैं, राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग। राहुल घर पर अकेला था और एकदम से फोन बजता है। अब ये सस्पेंस ही हो गया। पहली बात, राहुल घर पर अकेला था, कैरेक्टर भी बता दिया राहुल है और वो घर पर अकेला था। दूसरा क्या बताया आपने, सडनली द फोन रैंग, और एकदम से फोन बजता है। तो इसमें भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अकेला है, मतलब पूरा सन्नाटा दिखा रहे हो, फिर फोन बजता है। अब कहानी कैसे बनेगी, He hesitated for a moment but then picked up the receiver, कि एक मोमेंट के लिए वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट उसके बाद वो क्या करता है, रिसीवर उठा लेता है। Though he said hello, there was no response from the other side. अब हालांकि उसने हेलो बोला उठाकर, पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। He repeated hello hello, वो बार बार रिपीट करता है हेलो हेलो, बट स्टिल नो वन रिप्लाइड फ्रॉम द अदर एंड। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई भी इंसान जो है आंसर नहीं करता है। द फोन रैंग अगेन बट दिस टाइम समबडी आस्क्ड इफ हिज फादर वाज एट होम। अब फोन वापस से बजता है, और अब वापस से जब फोन बजता है तो एक इंसान बोलता है कि क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं, है ना। अब हमें समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है धीरे धीरे। When राहुल asked who was calling, तो राहुल ने बोला कि भाई कौन बोल रहा है, बताओ मुझे कौन बोल रहा है। The caller refused to tell about him and kept on asking his parents whereabouts. तो कॉलर ने अपने आप के बारे में बताना तो जरूरी नहीं समझा, ठीक है। कॉलर ने अपने आप के बारे में नहीं बताया, राइट, पर वो बार बार ये पूछता रहा कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। और उसके मतलब उसने बार बार ये पूछा कि भाई कौन बोल रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा है, वो बार बार उसके मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। When राहुल refused to answer, the line was disconnected. जब राहुल ने आंसर करने से मना कर दिया तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, अब धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है। द डोरबेल रैंग, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, डोरबेल बजी। एज राहुल पीप्ड थ्रू द की होल ही फाउंड अ टॉल मैन विद अ बियर्ड, और जैसे ही राहुल ने वो उसमें से देखा ऐसे, ठीक है, तो ही फाउंड अ टॉल मैन, उसने देखा एक लंबा सा आदमी दाढ़ी के साथ बाहर खड़ा है गेट के। राहुल got scared and quickly ran towards the phone and called up his father's friend. तो राहुल बहुत ज्यादा डर गया और एकदम से भागा फोन की तरफ and called up his father's friend.
तो उसने दिमाग लगाया और अपने पापा के दोस्त को फोन किया who lived in their colony, जो उनकी कॉलोनी में रहते थे, and told him about the incident, और उनको इंसिडेंट के बारे में बताया. His uncle asked him not to worry as he would reach soon. और उसके अंकल ने बोला बेटा तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, है ना, तू गेट मत खोलियो और तू चिंता मत कर, मैं 2 मिनट में आता हूं. He quickly collected some other men from the neighborhood. तो अंकल ने क्या किया, जल्दी से कुछ लोग इकट्ठा किए आसपास से, एंड विद हिज पेट डॉग, और अपने पेट डॉग के साथ रीच्ड राहुल्स होम, राहुल के घर पहुंच गए. द टॉल मैन वाज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट इनटू द हाउस. और वो जो लंबा आदमी था वो क्या कर रहा था, वो एक मतलब घर में घुसने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रहा था. ठीक है. When the dog of Rahul's uncle held his leg with its teeth. और इतने में ही क्या हुआ कि जो कुत्ता था राहुल के अंकल का, उसने पैर पकड़ लिया, राइट, दांत से उस आदमी का, एंड ट्राइड टू रन अवे बट वाज ओवरपावर्ड बाय ऑल द मेन ऑफ द कॉलोनी. तो वो आदमी जो है वो पैनिक कर गया और फाइनली जो है वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर बाकी के जो और लोग थे उन्होंने उसको ओवरपावर कर लिया, मतलब पकड़ के रख लिया. Soon the police reached Rahul's home and his parents also returned and thanked the neighbors. तो जल्दी ही पुलिस जो है वो उसके घर पहुंच गई और मम्मी पापा भी आ गए और उन्होंने फिर उसका शुक्रिया अदा किया. Everyone praised Rahul's presence of mind which saved his life. और सभी ने राहुल के प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ की जिसने उसकी जिंदगी बचाई. बताओ मुझे कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एक और कहानी दे रही हूं. राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट. ध्यान दो, स्टार्टिंग देखो और थोड़ा सा अपना 2 मिनट का दिमाग लगाओ. इट हैड बीन ओवर 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन. 2 घंटे से वेट कर रहे थे हम ट्रेन का. रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस, और रूही बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, रेस्टलेस हो रही थी, पेशेंस नहीं था उसके अंदर बिल्कुल भी. सडनली शी, और एकदम से वह. क्या बना सकते हो अब इस कहानी में, थोड़ा सा तो सोचो. और एकदम से वह, एकदम से वह क्या क्या करती है वह एकदम से, सोचो. और एकदम से वह क्या, एकदम से वह कुछ तो बना सकते हैं हम. ट्रेन का वेट कर रही है, स्टेशन पे है ना. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक कहानी बोली थी कि मैंने स्टोलन की एक कहानी सुनी थी. आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते हो सकता है आपने कोई मूवीज देखी हो इस तरीके की जिस जैसी स्टार्टिंग आपको दी हुई है, और किसी मूवी का सीन याद आ रहा है, वो लिख दो, लिख दो उसमें 2-4 चीजें अपनी ऐड करके इधर उधर से. कर सकते हो ना. जैसे यहां पर देखो, अब क्या लिखते हैं हम. It had been over 2 hours waiting for the train. 2 घंटे हो गए थे, ठीक है, ट्रेन का इंतजार करते करते. रूही was getting restless, और रूही जो है काफी ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी. Suddenly she noticed a child begging at the platform. अब वो एकदम से देखती है कि एक छोटा बच्चा है और वो भीख मांग रहा है प्लेटफॉर्म पर. He appeared to be a little sweet boy who had a small bag on his shoulder. जो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा लग रहा था जिसने क्या कर रखा था, एक छोटा सा बैग जो है वो अपने शोल्डर पे टांगा हुआ था. She noticed a book in his bag. अब वो क्या करती है, वो देखती है कि यार उसके बैग के अंदर ना एक बुक है. रूही was eager to know where the child lived. अब रूही का दिमाग चला, 2 घंटे से वेट तो कर ही रही थी, काफी रेस्टलेस फील कर रही थी, तो उसका दिमाग चला और वो ये सोचने लगी कि ये बच्चा कहाँ रहता है. मतलब भीख मांग रहा है पर इसके बैग में बुक्स है, मतलब इसके पास किताबें है, तो शायद पढ़ना चाहता हो, पता नहीं क्या चीज हो. There was still more than an hour left for her train to arrive. और अभी भी रूही की ट्रेन आने में 1 घंटा था. तो रूही ने सोचा देखा जाए. So she got up and started following him. वो उठी और उसको फॉलो करना शुरू किया. The boy moved out of the station and entered a slum nearby. तो वो जो लड़का था वो स्टेशन से बाहर गया और पास में ही एक स्लम एरिया था, वहां जाकर वो मतलब उस एरिया में उसने एंटर कर लिया. He got into a house which appeared to be a very dirty and unhygienic place. वो एक ऐसे घर के अंदर एंटर करता है जो बहुत ही ज्यादा डर्टी, ठीक है, और अनहाइजीनिक लगता है दिखने में, बहुत डर्टी और अनहाइजीनिक लगता है दिखने में.
There were other child beggars in the house who were in the age group of 5 to 12 years. अब जब वो वहां जाकर देखती है ना, तो वहां पर और भी बच्चे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है, इन दी हाउस, घर के अंदर, who were in the age group of 5 to 12 years. और किस उम्र के बच्चे होंगे बच्चों? वो 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे थे वो, ठीक है. They were thin and weak, वो बहुत पतले थे, बहुत कमजोर थे. They had money but nothing to eat. उनके पास पैसा था पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था. कहने का मतलब, Just then a burly man entered the house. और तभी क्या है, एक बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा ताजा इंसान, बड़ा, वहां पर आता है. The children became quiet. और जैसे ही वो वहां अंदर आता है तो बच्चे सारे एकदम से शांत हो जाते हैं. सारे बच्चे शांत हो जाते हैं. The children became quiet. He asked them for the money that they had collected. और वो आके उनसे वो पैसे मांगने लगता है जो पैसे उन्होंने कलेक्ट किए. By begging, भीख मांगकर. The poor children handled all the money they had to him. और बेचारे जो बच्चे हैं वो सारा पैसा जो भी उन्होंने इकट्ठा किया भीख मांगकर उसको दे देते हैं, सब कुछ उसको दे देते हैं. रूही अंडरस्टूड दैट इट वॉज अ रैकेट ऑफ चाइल्ड बेगर्स. और रूही समझ गई कि ये चाइल्ड बेगर्स का एक रैकेट है. शी फेल्ट पिटी फॉर दो स्मॉल चिल्ड्रन. और उसको बहुत दया आई भाई उन छोटे बच्चों पर, उसको उन छोटे बच्चों पर बहुत दया आई. शी डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस. अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इस बारे में पुलिस को बताऊंगी. द पुलिस एंड एन एनजीओ बचपन बचाओ सून रीच द प्लेस. और जल्दी ही पुलिस और एक एनजीओ बचपन बचाओ वहां पर पहुंच जाता है. द मैन वॉज परप्लेक्स्ड ऑन सीइंग द पुलिस. और वो आदमी तो घबरा गया, पागल हो गया भाई वो पुलिस को देखकर. द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द चिल्ड्रन वर सेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एनजीओ. तो पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और बच्चों को जो है एनजीओ के प्रोटेक्शन में भेज दिया गया. फ्रॉम वेयर दे वुड बी सेंट टू देयर होम्स, जहां से अब उनको उनके घरों पर पहुंचाया जाता. क्योंकि ये लोग ऐसा ही तो करते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं. आजकल तो ये अलग अलग ही रैकेट चल गया, मतलब बच्चों को किडनैप कर लेते हैं फिर बेच देते हैं. और पहले तो चलो भिखारियों को बेचते थे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते वो लोगों को अडॉप्ट करवा देते हैं. और फिर ये इलीगल तरीके से चल रहा है चीजें, जिससे ये बहुत पैसा कमाते हैं. समझ रहे हो तुम? पता नहीं क्या क्या ये होता है इसके अंदर. मैंने देखा है, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ही बेकार हो गई हैं अब तो. रूही फेल्ट रिलीव्ड एंड वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. रूही जो है वो बहुत रिलीव्ड फील करती है और सभी लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. शी वाज लेटर रिवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट फॉर हर एफर्ट इन रेस्क्यूइंग द चिल्ड्रन. और बाद में तो सरकार भी जो है रूही को अवार्ड देती है. ठीक है, चलिए एक और मूवी देखते हैं फटाफट से, छोटी सी एक और स्टोरी देखते हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू फ्यू प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, PYQ1, PYQ2, PYQ3, PYQ4. ठीक है, तो ये चारों भी हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में ही. चलिए एक और कहानी देखते हैं. और ये कहानी क्या कहती है? लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी, सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड. अभी बोल रहे कि ना यार मैं क्या कर रहा था, लास्ट संडे की बात है, मैं टीवी देख रहा था और एकदम से मैं सुनता हूं बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं. ऐसी ही शुरुआत आप लोगों को देनी जरूरी है. हर एक कहानी के अंदर देखो कैसे दिया हुआ है. मैं घर में अकेली थी, घंटी बजी, मैं स्टेशन पर 2 घंटे से वेट कर रही थी और बहुत परेशान हो रही थी, इतने ही मैंने एक बच्चा देखा. मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो जगाना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी, सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड. तो एकदम से मैं देखती हूँ कि लोग जो है बाहर कुछ आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. ठीक है, इट वॉज अबाउट 10:30 PM. अब समय बता दिया आपने कि लगभग ना 10:30 का समय हो रहा था. एज आई ओपनड माई डोर ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डैजल्ड माई आईज. और जैसे ही मैंने अपना गेट खोला तो ब्राइट लाइट, एकदम से बहुत ही तेज लाइट जो है वो मेरी आंखों में आकर लगती है. आई वेंट आउटसाइड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर अ लार्ज क्राउड had gathered outside our colony park. अब कहते हैं कि भाई मैं बाहर गई, ठीक है, तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी हो चुकी है कॉलोनी पार्क में. देयर वॉज अ ह्यूज स्पेसशिप दैट हैड लैंडेड इन द पार्क. और एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप था जो पार्क में लैंड करता है. अब ये कोई मिल गया वाली कहानी नहीं है, जादू वाली कहानी नहीं है क्या? ये बता दो आप, जादू वाली कहानी है ये.
It had 1,000 lights blinking and from the windows one could see a few strange figures peeping out. कह रहे थे it had 1,000 lights, हजारों लाइट्स थी blinking जो चल रही थी वहां पे, and from windows और खिड़कियों से one could see a few strange figures, एक देख सकते थे कि कुछ अजीब अजीब से विचित्र से figures जो हैं वो बाहर देख रहे हैं. I was surprised to see the aliens. मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी एलियंस को देखकर. Meanwhile, the police had also reached the park. और इतने में क्या हुआ, पुलिस जो है वो भी पार्क में पहुंच जाती है. कौन पहुंच जाती है पार्क में? पुलिस पहुंच जाती है. People were shouting and asking the police to take the aliens out of the ship. अब लोग चिल्ला रहे हैं वहां पर जोर जोर से और बोल रहे हैं पुलिस को कि एलियंस को बाहर लाओ, निकालो इन्हें बाहर, हमें देखना है. They were very excited to see them. वो उसे देखकर भाई उनको बहुत ही मजा आ रहा था उन्हें देखकर कि भाई क्या बढ़िया, मतलब एलियंस हैं ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड जो है वो फील कर रहे थे. है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो लोग फील कर रहे थे. By this time few scientists and researchers had also reached the spot. अब थोड़ा ही टाइम हुआ था, इतने में ही मतलब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी है वहां पर पहुंच गए. They had brought some instruments along with them. और वो अपने साथ कुछ अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी लेकर आए थे. As they started moving towards the spaceship, और जैसे ही उन्होंने स्पेसशिप की तरफ मूव करना शुरू किया, the sirens that were installed in it started blowing. तो स्पेसशिप में कुछ कुछ सायरन्स लगे हुए होंगे, वो बजना शुरू हो गए. We could notice the strange figures hurriedly moving inside the spaceship. अब हम देख सकते थे कि कुछ strange figures जो हैं जल्दी वापस से spaceship के अंदर मूव करने लगे. Then, as if understanding the intentions of the scientists, that they probably wanted to capture them. क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो साइंटिस्ट आ गए हैं यहाँ पे, अब ये हमें पकड़ लेंगे और फिर हमें काट फाड़ के फेंक देंगे, मतलब हम पे रिसर्च करेंगे ना. So they started blowing green colored dust from their spaceship. तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन कलर की डस्ट जो है वो स्पेसशिप के बाहर ब्लो करना स्टार्ट कर दिया. Its wheels started moving like a blower and the spaceship started moving upwards. So धीरे धीरे क्या हुआ, वो बेटा नहीं, ठीक है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्पेसशिप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गई. The scientists rushed out of the park. People tried to click pictures of the spaceship, but their cameras showed only a black screen. कह रहे हैं जो साइंटिस्ट्स थे ना, rushed out of the park, भागे पार्क के बाहर. People tried to click pictures of the spaceship. लोगों ने स्पेसशिप का पिक्चर खींचने का भी कोशिश किया, but their camera showed only a black screen. इमेजिन करो कि उनकी कैमरा तो है जो केवल ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था. The spaceship safely moved out of the hands of the humans. और स्पेसशिप जो है बहुत इजीली ह्यूमंस के हाथ से निकल गया. Who would have otherwise captured the aliens? जो उन्हें कैप्चर कर लेते and started a study on them. और उनके ऊपर एक कहानी उनके ऊपर पढ़ने लग जाते, स्टडी की भाई क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीजें. I thanked God for saving their lives from the clutches of the inhuman humans. See, इनह्यूमन ह्यूमंस की, ये इनह्यूमन ह्यूमंस के है ना, चंगुल से. अच्छा हुआ भगवान आपने बचा लिया उन बेचारे एलियंस को और उनकी जिंदगियों को. ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, एक और कहानी बोल रहे लिखने को कि कंप्लीट द स्टोरी इन 200 to 250 वर्ड्स फ्रॉम आउटलाइन गिवन बिलो. ये जो आउटलाइन दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उसमें से तुम्हें एक 200 to 250 वर्ड्स की कहानी लिखनी है. ठीक है, जैसे birds lived a forest 1 year lot and dry. The king bird suggested to migrate. A greedy sparrow noticed carts with baskets of grain. The sparrow dashed to eat, but warned her friends not to go. The owner might kill them. Birds scared. The greedy sparrow enjoyed her meal. Owner spread a net, was caught. बना सकते हो अब इस पे कहानी, बना सकते हो क्या इस पर कहानी?
अरे बोलो भाई, बना सकते हो क्या इस पर कहानी? ये देखो, ये प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल दिया था। राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इनपुट। अ बेगर हंग्री एंड टायर्ड नॉक्स एट अ डोर। अब देखो, बहुत बढ़िया कहानी बन सकती है। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि एक बेगर ने दरवाजे पर खटखटाया, वो बहुत ही भूखा था और थका हुआ था। अब हमने एक कहानी पढ़ी थी भाई, ठीक है, उस कहानी के अंदर क्या था कि हमने एक बेगर ने दरवाजा खटखटाया और वो भूखा और थका हुआ था। अब जिसका दरवाजा खटखटाया वो जो लेडी थी वो केक बनाती थी, ठीक है, और वो उसकी पूरी मतलब चिमनी विमनी उसकी बेकरी थी वो। अब वो उस समय केक बना रही थी और उसने देखा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब वो गई तो सामने उन्होंने उसको बोला कि मैं बहुत भूखा हूं और थका हुआ हूं, क्या आप मुझे केक दे सकती हैं खाने के लिए? तो वो जो औरत थी वो बहुत ही लालची किस्म की थी, तो उसने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ। और उसने एक बहुत ही छोटा डो बनाया, छोटा, बिल्कुल छोटा सा डो बनाया, और उसने सोचा कि थोड़ा सा बना के दे देती हूँ। लेकिन जब वो उसको बेक करती तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता और उसका लालच सामने आ जाता कि नहीं, मैं इतना बड़ा केक तो उसको नहीं दे सकती। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसने इसी तरीके का डो बनाया, छोटे से छोटा बनाती और उसे बेक करती और वो बड़ा बन जाता। तो अब की बार उसने बिल्कुल एक रोटी जितना पतला डो बनाया और उसको बेक किया और ले जाकर बेगर को दे दिया। अब उसकी नीयत देखकर, है ना, वो बेगर जो था उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने उसको श्राप दे दिया कि तुम जो है अपने अगले जन्मों में क्या हो जाओगी, पछताओगी। अपना खाना ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी बेकरी की जो चिमनी होती है उसको जैसे ही श्राप देता है वो उसमें से निकल के बाहर जाती है और जैसे ही वो उस चिमनी से बाहर निकलती है तो वो एक वुड पैकर बन जाती है, बर्ड, जिसे चोंच से मार मार के अपना घर बनाना पड़ता है और मार मार के ही वो कीड़े, छोटे मोटे कीड़ों से अपना पेट भरना पड़ता है और वो सालों से उस जंगल में रह रही होती है। वो जो बेगर होता है वो और कोई नहीं, भगवान का ही रूप होते हैं और वो लालच की वजह से इस सिचुएशन में अब होती है। और आज भी लोग जो है उसे देख सकते हैं जंगलों में और बताते हैं कि ये वही महिला है, वही औरत है, ठीक है, जो एक समय पर बेकरी चलाती थी जिसे भगवान ने श्राप दिया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। हाँ या ना भाई, कुछ भी बना सकते हो यार आप स्टोरी की। भाई एक बार एक बेगर जो बहुत भूखा और थका हुआ था वो दरवाजे पर आता है, तो जो घर के अंदर आदमी रह रहा होता है वो हमेशा से अकेला रहता है और दरवाजे पर किसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे अंदर इनवाइट करता है और उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है और साथ ही साथ जब उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता तो वो उस बेगर से अपने दिल की सारी बातें कर लेता है। वो बताता है कि जवानी में वो कैसा होता था, वो बताता है कि आजकल वो क्या काम करता है, वो बताता है कि कैसे वो गाय का दूध निकालकर इतने पैसे कमा लेता है। जब वो बेगर को यकीन नहीं होता, ठीक है, नहीं बेटा, जब उस बेगर को यकीन नहीं होता कि ये सच है कि दूध बेचकर कोई इतने पैसे कैसे कमा सकता है, तो वो इंसान उसे खिड़की के पास टंगे एक पाउच में अपने 30 क्रॉनर निकाल के दिखाता है कि देखो ये रहे पैसे जो मैंने कमाए हैं। अब वो जो बेगर होता है उसको बढ़िया वो सिगरेट पिलाता है, खिचड़ी खिलाता है, उसके साथ ताश खेलता है, बातें करता है और रात में दोनों सो जाते हैं। जब सुबह वो आदमी अपने गाय का दूध निकालने के लिए जा रहा होता है तो बेगर को लगता है कि जब घर का मालिक जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए और वो उसके साथ निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उस बेगर के दिमाग में एक लालच आता है और वो वापस आकर खिड़की तोड़कर वो 30 रुपए या जो भी उसके पैसे थे वो चुरा कर ले जाता है। समझ लो, आप अपना स्टोरी कहीं आपने सुना है, कहीं आपने कोई छोटा मोटा चीज कुछ भी डाल दो,
क्लाइमेक्स होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स बढ़िया होने चाहिए, और मैं कुछ नहीं मांगती आपसे। समझ में आ रहा है? तो ये लिखा स्टोरी नंबर 1 PYQ1, ये है PYQ2। इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट, आई वॉज अलोन एट होम, सडनली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर। PYQ2। PYQ3, Ria was walking through the forest when she heard someone crying. She followed the sound. प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, क्यों लिख कर दे रही हूं यहां पर, ताकि तुम प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को। नंबर 4, राइट अ स्टोरी इन 150 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग। Right? It was a sunny day. Children were playing in the park. Suddenly they heard a loud noise. PYQ4. ठीक? तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टोरी राइटिंग के बारे में जाना। मैं आशा करती हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप जो है सारी स्टेप्स को जरूर फॉलो करोगे जब भी आप एक स्टोरी जो है वो लिख रहे होंगे। ठीक है, स्टेप्स का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, बट हाँ एक नॉर्मल स्टोरी होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि सामने वाला उसे पढ़े। ठीक है, चलो तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।